नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करने से भी आपका मक्खी नष्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बरबट्टी या बोदी जो लगाते हैं वह अनुशंसित प्रभेद या फिर रोगरोधी किस्में आप लगाएं। इसके बाद आप बीज को उपचारित करके लगाएं। उपचारित में इसमें पहले फफूंदनाशी दवा से आप बेविस्टिन या डायथेनम 45 से उपचारित करें। 1 ग्राम बेविस्टिन या फिर 2.5 ग्राम डायथेनम 45। फिर इसके आधा घंटा बाद इंसेक्टिसाइड मेटासिस्टॉक्स या जो भी इंसेक्टिसाइड है उससे उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी आप उपचारित कर दें। उसके बाद आप लगाएं तो निश्चित रूप से आपका पौध स्वस्थ होगा और रोग रहित ये होगा। ऐसा करने से आपका फसल में अच्छा होगा, फूल अधिक लगेंगे और फल भी अधिक लगेंगे। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से गाय एवं भैंस का पालन छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर किया जाता है और जो पशुपालक दुधारू पशुओं की देखरेख उचित ढंग से कर रहे हैं वे बिना किसी प्रकार की समस्या के सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पशुपालक भाइयों, देखरेख के अंतर्गत जो प्रमुख पहलू हैं उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें जैसे कि आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, टीकाकरण इत्यादि प्रमुख हैं। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत ब्यात के समय और ब्यात के पश्चात पशुओं की विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो आपके पशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और पशु के नवजात शिशु को भी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। यही नहीं, इन पशुओं में मृत्यु का खतरा भी बना रहता है। इसलिए पशुपालक भाइयों, यदि आपके पशु का भी ब्यात का समय है तो आपको इस बात की जानकारी का होना आवश्यक है कि ऐसे समय में पशु की देखरेख कैसे की जाए। कुछ इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील पशुपालक नलनेश कुमार से। जैसे हमारे पशु गाय या भैंस का पता लगता है कि ये ब्याने की अवस्था में है, उससे हमें 2-3 दिन पहले पता लग जाता है कि हमारा पशु अब ब्याने की अवस्था में है। तो उसे हम गाय या भैंस को अपने बाड़े में और पशुओं से अलग कर देते हैं, जिससे कि ताकि कोई भैंस या गाय उसके टक्कर न मार दे, जिससे उसके बच्चे में हमें दिक्कत पैदा हो। तो उसे हमें अलग बांधने चाहिए और अपने बाड़े में उसके नीचे कोई बिछौना वगैरह डालना चाहिए, जैसे पत्ती हो, रेत भी डाल सकते हैं और पराली वगैरह का भी हम बिछौना डाल सकते हैं, जिससे उसे गद्देदार एक स्थान मिल जाए। और साथ में जैसे हमारे पशु को लगता है कि ये ब्याने की अवस्था में है तो हमें एक तो तेज ब्लेड और या कैंची या टिंचर आयोडीन हमें अपने स्थान पर हर समय रखनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसे हमारे कोई गाय या पशु जब ब्याता है तो वो गाय या भैंस नीचे बैठ जाती है, तो सबसे पहले योनि से एक सफेद पदार्थ का और वो निकलने के बाद वो थैली फूट जाती है और उसके बाद हमारे पशु बच्चे के खुर बाहर आते हैं। खुर आने के बाद आप उसके धीरे धीरे या तो उनको खुरों को पकड़ लो और उसके बाद आता है बच्चे का मुंह आने के बाद हम उसे पशु के धीरे से टांगे पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं अपने बच्चे को। किसान भाई, जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक तो उसका मुंह साफ करना चाहिए, नाक साफ करना चाहिए, पूंछ वगैरह सब साफ करने के बाद या तो कोई कट्टा बोरी से साफ बिल्कुल रगड़ के साफ कर दो, जिससे एक वो हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। जैसे ही वो हमारे बच्चा बाहर निकल जाता है तो हम उसके कैंची से या तेज ब्लेड से उसके नालवे को हम काट देते हैं। आहार नाल को काटने के बाद उस पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए, जिसमें कोई बैक्टीरिया न लगे और वो हमारा इनको इन्फेक्शन न पैदा होए। तो हमें उसे हाथ से सब कुछ साफ करने के बाद उसे मलना चाहिए, जिससे उसमें एक गर्माहट पैदा है और उसके बाद हमें उसे अपने गाय या भैंस के पास डाल देना चाहिए, जिससे वो चाटेगी। किसान भाइयों, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो गाय या भैंस उसको चाटती है तो उससे उसका रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ने के बाद फिर 1-2 घंटे के बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है। खड़ा होने के बाद हम उसे उंगली से या हाथ से उसको थन पकड़ाते हैं, जिससे उसे चूंगने की प्रैक्टिस हो जाए और ऐसे धीरे धीरे बच्चा और माँ का थन पकड़ लेता है
और फिर वो पुण्य अवस्था में आ जाता है। किसान भाइयों, जैसे हमारे गाय या पशु भी आता है, अगर वो जेर नहीं डालता है तो उससे 2-3 घंटे के बाद हमें अपने बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। जो गाय का या भैंस का खीस होता है वो बच्चे को पिला देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसान भाइयों, बच्चे को खीस पीने से एक तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता पैदा होती है और उसमें खून का संचालन भी बढ़ जाता है और जो अंदर कोई गंदगी होगी पेट के वो भी बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें किसान भाइयों अपने बच्चों को 2-3 दिन तक खूब खीस पिलाना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, बहुत से किसान करते हैं कि जब तक जेर नहीं डालती गाय या भैंस तो तब तक दूध नहीं निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने पशुओं को अगर जेर नहीं डाली, अगर हम उसका दूध या खीस निकाल लें तो उसे जेर डालने में भी आसानी रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेगा और हमारी गाय या भैंस भी स्वस्थ रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि विदित है कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से हमारी उपजाऊ मिट्टी का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। ऐसे में चाहिए कि हम अपनी मृदा को उपजाऊ बनाने व इसे बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, जिनमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि आते हैं। लेकिन प्राय देखा जाता है कि पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ अर्थात गोबर की खाद को किसान सामान्यतः खुले स्थान पर समुचित करते हैं, जिससे उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिसका प्रयोग करने पर हमें उतना फायदा नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। अतः किसान भाइयों, आप ऐसा ना करें। साथ ही गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने हेतु आप इसका प्रयोग नाडेप कंपोस्ट बनाकर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया है क्या? इसी संदर्भ में आज अन्नदाता लेकर आया है कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। नाडेप कंपोस्ट बनाने का एक नया विकसित तरीका है। ढेर लगे गोबर के एक ही जगह कई दिनों पड़े रहने से गोबर सकेंद्रीय हो जाता है और खेत में ये कंपोस्ट शीघ्रता से अपने अवयव दे पाता है। खेतों की मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु कंपोस्ट के विधि को श्री नामदेव राव पठारी पांडे ने इस सेकेंद्रीय खाद के बनाने के तरीके को विकसित किया था। इस कारण इस कंपोस्ट को नाडेप कंपोस्ट के नाम से भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं टैंक बनाने की विधि पर। नाडेप कंपोस्ट का टैंक बनाने की भूमि समतल तथा जल भराव की समस्या से ग्रसित न हो। टैंक के निर्माण हेतु टैंक की आंतरिक माप 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी रखनी चाहिए। इस प्रकार टैंक का आयतन 180 घन फीट हो जाता है। टैंक की दीवार 9 इंच चौड़ी रखनी चाहिए। दीवार को बनाने में विशेष बात यह है कि बीच बीच में यथास्थान छेद छोड़ दिए जाए, जिससे कि टैंक में वायु का आगमन बना रहे और खाद्य सामग्री आसानी से पक सके। प्रत्येक 2 ईंटों के बीच तीसरी ईंट की जुड़ाई करते समय 7 इंच का छेद छोड़ देना चाहिए। 3 फीट ऊंची दीवार में पहले, तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में छेद बने रहने चाहिए। दीवार के भीतरी और बाहरी हिस्सों को गाय या भैंस के गोबर से लेप दिया जाता है। इस तैयार टैंक को सूखने देना चाहिए। इस प्रकार बने टैंक में नाडेप खाद बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें है व्यर्थ पदार्थ या कचरा जैसे सूखे हरे पत्ते, छिलके, डंठल,
जड़ें, बारीक टहनियाँ और व्यर्थ खाद्य पदार्थ इत्यादि। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इन पदार्थों के साथ प्लास्टिक या पॉलीथीन, पत्थर और कांच आदि शामिल न हो। इस तरह के कचरे की प्रति टैंक 15 से किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा है 100 किलोग्राम गाय या भैंस का गोबर या गैस संयंत्र से निकला गोबर का घोल। तीसरा है सूखी महीन छनी हुई तालाब या नाले की मिट्टी 1750 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। गाय या बैल के बांधने के स्थान की मिट्टी अति उत्तम रहेगी। चौथा है पानी की आवश्यकता काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। बरसात में जहां कम पानी की आवश्यकता रहेगी, वहीं पर गर्मी के मौसम में अधिक पानी की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर करीब 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गौमूत्र या अन्य पशु मूत्र मिला देने से नैडप खाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। अब ये बात करते हैं टैंक के भरने पर। किसान भाई, टैंक भरते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसके भरने की प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाए। टैंक भरने का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। पहली परत व्यर्थ पदार्थों की 6 इंच की ऊंचाई तक भरते हैं। इस प्रकार व्यर्थ पदार्थों की 30 घन फुट में लगभग 1 क्विंटल की जरूरत होती है। दूसरी परत गोबर के घोल की होती है। इसके लिए 150 लीटर पानी में 4 किलोग्राम गोबर अथवा बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गोबर के घोल की 2.5 गुना ज्यादा मात्रा प्रयोग में लाते हैं। इस घोल को व्यर्थ पदार्थों द्वारा निर्मित पहली परत पर अच्छी तरह से भीगने देना चाहिए। तीसरी परत छनी हुई सूखी मिट्टी की प्रति परत आधा इंच मोटी दूसरी परत के ऊपर बिछाकर समतल कर देते हैं। चौथी परत, इस परत को वास्तव में परत न कहकर पानी के छींटे कह सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि टैंक में लगाई गई परतें ठीक से बैठ जाए। इस क्रम को क्रमशः टैंक के पूरा भरने तक दोहराते हैं। प्रायः देखा गया है कि 10 या 12 परतों में गड्ढा भर जाता है। टैंक भर जाने के बाद अंत में 2.5 फुट ऊंचा झोपड़ी नुमा आकार में भराई करते हैं। इस प्रकार टैंक भर जाने के बाद इसकी गोबर और गीली मिट्टी के मिश्रण से लेप कर देते हैं। यदि नैडप कंपोस्ट की गुणवत्ता में अधिक वृद्धि करती है तो आधा इंच मिट्टी की परत के ऊपर 1.5 किलोग्राम जिप्सम और 1.5 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट और 1 किलोग्राम यूरिया का मिश्रण बनाकर 100 ग्राम प्रति परत बिखेरते जाते हैं। टैंक भरने के 60 से 70 दिन बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर और एजोटोबैक्टर का कल्चर बनाकर मिश्रण को छेदों द्वारा प्रविष्ट करा देते हैं। टैंक भरने के 15 से 20 दिन बाद उसमें दरारें पड़ने लगती है तथा इस विघटन के कारण मिश्रण टैंक के नीचे की ओर बैठने लगता है। यह आवश्यक है कि टैंक में 60% नमी का स्तर हमेशा बना रहे। इस तरह से नैडप कंपोस्ट 90 से 110 दिन में बनकर प्रयोग हेतु तैयार हो जाती है। लगभग 3 से 3.25 टन प्रति टैंक नैडप कंपोस्ट बनकर प्राप्त होती है तथा इसका 3.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में प्रयोग करना पर्याप्त होता है। इस कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन के रूप में 0.5 से 1.5, फास्फोरस के रूप में 0.5 से 0.9 तथा पोटाश के रूप में 1.2 से 1.4% तक पाई जाती है। नैडप टैंक 10 वर्ष तक अपनी पूरी क्षमता से कंपोस्ट बनाने में सक्षम रहता है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम कावरकोठी, जिला कटिहार के कृषक मुकेश कुमार ने आपने अन्नदाता की निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गेहूं की थ्रेशिंग से पूर्व एवं पश्चात की समस्त क्रियाकलापों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। जब हम गेहूं की फसल को काट लेते हैं, खलिहान में रख लेते हैं और अच्छी तरह से सूखे हुए गेहूं की थ्रेशर द्वारा या मल्टीक्रॉप थ्रेशर द्वारा, बहुफसली थ्रेशर द्वारा हम गहाई करते हैं। गहाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमारे नट बोल्ट वगैरह कसे हुए हैं कि नहीं, ये देख लें। उसका पुली को घुमा के देख लें, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है और उसमें ग्रीस आदि ठीक से लगी हुई है और उसके सभी पार्ट्स ठीक से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। थ्रेशर की साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके अंदर कोई कंकर, पत्थर, लकड़ी, सूखी लकड़ी फंसी हुई हो तो वो देख लेना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें जितने भी घूमने वाले यंत्र हैं, बेरिंग हैं, इनमें समय समय पर ग्रीस वगैरह
करते रहना चाहिए। थ्रेशर चलाकर उसकी गति और दिशा देख लेनी चाहिए कि इसकी जो गति और दिशा है जो निर्माता द्वारा दी हुई है उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उससे थ्रेशर का आउटपुट लेने में, पूरी क्षमता से काम करने में किसान भाइयों को मदद मिलेगी। थ्रेशर का जो मुख्य स्रोत है, थ्रेशर 3 तरीके से चलता है, ट्रैक्टर से भी चलता है, इंजन से भी चलता है और बिजली से भी चलता है। तो जिस भी स्रोत से चला है वो स्रोत और थ्रेशर समतल धरातल पर होना चाहिए। गेहूं की कटी हुई लाख सूखी हुई होना चाहिए पूरी, और साथ ही साथ जो थ्रेशर में कहना चाहिए लाख डालना है, एक सार एक बराबर, न ज्यादा न कम, उसकी क्षमता अनुसार डालना चाहिए। हम जिस गहाई मशीन में काम कर रहे हैं उस गहाई मशीन में सावधानी पूर्वक पूले डाले जाएं। पूले डालते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारा हाथ अंदर जो ब्लेड लगी हुई वहां तक न पहुंचे। एक पूला आगे रखा जाए, उसके पीछे दूसरा पूला रखते हुए उसको आगे धकाया जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि यदि एक बार थ्रेशर भरा गया, बंद हो गया, तो फिर दोबारा चालू करने में हमारा 1 से 1.5 घंटा तक समय लग सकता है, जिसमें काम का जाया होगा, लेबर का नुकसान होगा। इसलिए बराबर फीडिंग करते हुए हम दहाई करें। और जो छन्ने से नीचे अनाज आता है उसको उत्तरोत्तर उसी क्रम में अलग ढेर करके रखते जाए। साथ ही यदि हमारा थ्रेशर में विद्युत चलित थ्रेशर है, बिजली से चल रहा है, तो हमारा स्टार्टर का ढक्कन बंद होना चाहिए ताकि हम विद्युत के लपेटे में न आ जाएं। अन्यथा बिजली हमें आंखों से दिखती नहीं, संपर्क करने पर हमको करंट मारती है। इसलिए अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है किसान भाइयों। और साथ ही साथ जब कभी थ्रेशर शुरू होता है, कनेक्शन यदि हमारा लूज होता है तो वहाँ चिंगारियां भी निकलने लगती है। इसलिए कनेक्शन अपना टाइट रखें, स्टार्टर ढका रहे, मेन स्विच से बंद करें, और जिस तरफ हमारा बेल्ट पुली चल रही है उस तरफ थ्रेशर में जाली लगी होनी चाहिए, और नहीं तो दूर रहना चाहिए उधर से कि कहीं हम लपेटे में न आ जाएं। यदि थ्रेशर का स्रोत ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के चिनगारी अवरोधक लगाना चाहिए कि वन फसल सूखी होती है और जरा सी एक चिनगारी अपनी आई हुई फसल को नष्ट करने के लिए सक्षम होती है। एक किसान भाइयों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, भूसा निकलने वाला मुंह हवा की दिशा में ही होना चाहिए। हवा की दिशा के विपरीत यदि उसका ब्लोअर का मुंह होगा तो भूसा काम करने वाले श्रमिकों को ऊपर आएगा और इससे उनको थकावट भी ज्यादा होती है, इससे इरिटेशन भी ज्यादा होती है, परेशानी काम करने में होती है और कार्य करने की क्षमता भी श्रमिकों की घटती है। यदि हमारे किसान भाई देर रात से काम कर रहे हैं थ्रेशर पर, तो उनको चाहिए कि वो वहाँ प्रकाश का पूरा व्यवस्था करें। दहाई करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, इन सबको ढीले कपड़े नहीं पहनना होगा, टाइट कपड़े पहने, सर को ढक के रखे, कोई चीज कपड़े वाले लटकती न हो, अन्यथा उस थ्रेशर अथवा मोटर के जिससे चल रहा है उसके चपट्टे की लपेटे में आ गया तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों एक और अनुरोध है कि जो भी खलिहान में अपना दहाई काम कर रहे हैं अथवा करवा रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि धूम्रपान से दूर रहें। यदि खलिहान में अपने व्यसन को पूर्ण करने के लिए यदि हम माचिस की तीली जलाते या लाइटर जलाते हैं, प्रज्वलित अग्नि का असर हमारी फसल के ऊपर पड़ सकता है। तो इस तरह से अग्नि की दुर्घटना हमारी फसल में न हो और हमारी साल भर की कमाई नष्ट न हो, इसलिए हम खलिहान में अग्नि जैसी प्रज्वलित होने वाली चीजों से अपनी फसल को पूर्णतया दूर रखें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हम बिना किसी जोखिम के अपनी फसल की गहाई गेहूं की अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है ग्राम खैराबानो, जिला गया से श्री भैरव कुमार सिंह जी ने। आप तकरीबन 4 वर्षों से मसाले वाली फसल यानी हल्दी, लहसुन एवं प्याज की खेती करते आ रहे हैं। अब आप हल्दी के स्थान पर अदरक की खेती करना चाहते हैं, इसलिए आप अन्नदाता संपर्क सेवा के माध्यम से अदरक के उन्नत किस्म, भूमि की तैयारी, बुआई विधि इत्यादि की जानकारी चाहते हैं। तो भैरव जी, आपने सही समय पर हमसे संपर्क किया है, क्योंकि अदरक की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अप्रैल से मई तक का होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अदरक की प्रमुख प्रजातियों की, जिसमें प्रमुख है नदिया, समस्तीपुर, बरुआ सागर, चाइना, हिमगिरी एवं सुरवी इत्यादि। भैरव जी, ये तो हुई प्रजातियों की बात। इसके बाद बात आती है भूमि एवं भूमि की तैयारी की।
अदरक की खेती के लिए सभी प्रकार की सामान्य भूमि जहां जल जमाव ना होता हो उपयुक्त पाई गई है। खेत की तैयारी एक गहरी जुताई के साथ साथ 2 से 3 अतिरिक्त जुताई एवं पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लिया जाता है और जुताई के समय ही खेत में 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद एवं प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफॉस धूल को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दिया जाता है। और यदि उर्वरक की बात करें तो इसके लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर एवं 100 किलोग्राम पोटास अनुशंसित है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं पोटास और स्फूर की पूरी मात्रा को बुआई के समय खेतों में बिखेरकर अच्छी तरह मिला दें और शेष 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम किस्त 25 किलोग्राम को बुआई के 40 दिन बाद सिंचाई करके मिट्टी चढ़ाते समय एवं 25 किलोग्राम नाइट्रोजन को बुआई के 60 से 70 दिन बाद खड़ी फसल में उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करें और यदि फसल कमजोर लगे वैसी स्थिति में आप 2% यूरिया का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करेंगे। भैरव जी, ये तो ही बात उर्वरक एवं खाद की। अब बात आती है इनके बिजाई की। इसके लिए चयनित प्रजातियों के प्रकंद को तेज चाकू से इस प्रकार काटे कि प्रत्येक टुकड़े में 2 से 3 आंख अवश्य रहे, जिसका वजन लगभग 20 से 25 ग्राम का हो तथा इस टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले वातावरण में रख दें। तत्पश्चात 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें कटे प्रकंद को 10 मिनट तक रखें और निकालकर छाया में सुखाकर 5 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंद से कंद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें और हल्की मेड़ बना दें और बुआई के पश्चात खेत में सूखी घास फूस की पतली परत बिछा दें, जिससे खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं और भूमि में नमी भी संरक्षित रहती है। इस प्रकार भैरव जी, यदि आप हमारे बताए गए विधि से अदरक की बुआई करेंगे तो आने वाले समय में अवश्य आपको मानक स्तर का उत्पादन मिलेगा। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। औरंगाबाद में नक्सलियों का उत्पात, सिंचाई विभाग के 7 भवनों को उड़ाया, दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। एनआईए को बिहार के 2 आतंकियों की तलाश, वेबसाइट पर डाला नाम, 10-10 लाख का रखा इनाम।
आतंकी हमले की चेतावनी के बाद हरकत में आई बिहार सरकार। अब एटीएस के जरिए देशद्रोहियों से निपटने की है तैयारी। औरंगाबाद के पीडीएस डीलरों ने डकारे 40 लाख के अनाज। 67 डीलरों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। 5 साल बाद भी केंद्र सरकार को नहीं लौटाया अनाज। और कलश स्थापना के साथ चैती नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हो रही पूजा। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां पर नक्सलियों ने सिंचाई विभाग के 7 भवनों को उड़ा दिया है। इन भवनों में कोबरा बटालियन रुकने वाली थी। देर रात नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बम लगाकर भवनों को ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। एसपी समेत पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। एसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जांच जारी है, लेकिन इस बीच में नक्सलियों ने अपनी करतूत को अंजाम दे दिया। कोबरा बटालियन की टीम यहां पर रुकने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही एक साथ सिंचाई विभाग के 7 भवनों को जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है नक्सलियों ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े, उनसे बात करते हैं। संजय, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोबरा बटालियन वहां पर अभी रुकी नहीं थी, रुकने वाली थी। एक साथ 7 भवन जमींदोज कर दिए। हाँ, तो ये घटना तो बड़ी घटना है ये। और नक्सलियों कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सलियों के हताशा की कार्रवाई है। पिछले कुछ दिनों से जो देव के इलाके में नक्सली गतिविधियां बढ़ी थी और उस पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, उसके बाद बौखलाए नक्सलियों ने यह कदम उठाया है। क्योंकि वो सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोबरा बटालियन को ठहराया जाना था। अभी चूंकि चैती छठ मेला यहाँ शुरू होने वाला है, जहाँ लगभग 10 लाख लोग जुटते हैं छठ पूजा के, यहाँ छठ व्रत का अनुष्ठान करने। तो ऐसी स्थिति में कोबरा बटालियन अभी रुकी हुई थी। यहाँ एक धर्मशाला है जिसमें व्रतियों को रोका जाता है, तो वहां से इन कोबरा बटालियन को यहाँ शिफ्ट किया जाना था और यहाँ पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा था। इसी बीच नक्सलियों ने 7 भवनों को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। और जैसी की सूचना मिल रही है कि एक जिंदा बम अभी भी वहां पर मौजूद है। अतुल जी बिल्कुल, एक जिंदा बम वहां पर मौजूद है। एसपी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस की टीम वहां पर है। सर्च ऑपरेशन भी बहुत संभव चलाया जा रहा होगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है संजय, जिस तरीके से कोबरा बटालियन को वहां पर रुकवाया जाना था, इसकी सूचना नक्सलियों तक पहुंच गई और नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अगर यहां पर देखा जाए, वो अलग बात है कि नक्सलियों ने हताशा में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सफल रहे वो अपनी इस वारदात को अंजाम देने में। एक बड़ा हादसा हो सकता था यहां पर, अगर टीम वहां पर पहुंचती या टीम वहां पर रुकी होती तो शायद नक्सली ज्यादा क्षति पहुंचा सकते थे, अगर इसी तरीके से वो रिचुअल है हर जगह पर। हाँ, निश्चित तौर पर अतुल, अगर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन स्टेक की होती तो जाहिर सी बात है कि जान माल का काफी नुकसान होता। काफी कोबरा बटालियन को काफी बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो मत नहीं है। संजय, क्या यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी कुछ इलाकों में चलाया जा रहा है, क्योंकि टीम वहां पर कुछ दूसरी जगह पर धर्मशाला में आपने बताया कि रुकी हुई है, और इस घटना के बाद क्या नाकेबंदी की गई है, कुछ एरिया कवर किया जा रहा है? हाँ, पिछले महीने जो बिहार दिवस के मौके पर नक्सलियों ने जो यहाँ विध्वंसक कार्रवाई की थी, और फिर उसके बाद अभी जो 7 और 8 जो 6 और 7 अप्रैल को जो उन्होंने बंदी का आह्वान किया था, इस बीच छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया था नक्सलियों ने। लेकिन पुलिस का यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन होता क्या है कि यदि दक्षिण के इलाके में पुलिस अपना ऑपरेशन चलाती रहती है तो नक्सली जो है तो उत्तर के इलाके में। जी बिल्कुल, ये फायदा मिलता है नक्सलियों को। भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ होने की वजह से वो इन इलाकों से वाकिफ हैं और इसका फायदा वो पूरा उठाते हैं। फिलहाल क्या इस घटना के बाद कोई संदेश भी है वहां पर? हालांकि अगर पोस्टर ना भी हो तो संकेत दे दिया है नक्सलियों ने कि वो इन इलाकों में टीमों को, एजेंसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ ऐसी ही कोशिश है। लेकिन क्या कोई लिखित संदेश दिया है नक्सलियों ने? अतुल, अभी स्थिति जो है घटनास्थल पर कि पुलिस जो है चारों तरफ से ये बैरिकेडिंग की हुई है। किसी भी आदमी को जाने से अभी रोका जा रहा है और कुछ और पुलिस बल जो बुलाए जाने हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद पूरे इलाके का, पूरे क्षेत्र का सर्च किया जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसी तरह का पर्चा उन्होंने छोड़ रखा है। लेकिन एक जिंदा बम होने की पुष्टि हो रही है। अतुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी संजय सिन्हा, उनका कहना है कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर बहुत संभव चलाया जा रहा है, क्योंकि एसपी के नेतृत्व में टीम वहां पर पहुंच चुकी है और कोबरा बटालियन के भी कुछ जवान वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल एक जिंदा बम वहां से बरामद किया गया, उसे डिफ्यूज करने की भी तैयारी है। लेकिन आपको बता दें कि
सिंचाई विभाग का 7 भवन क्षतिग्रस्त कर चुके हैं नक्सली और इन भवनों में कोबरा बटालियन की टीम रुकने वाली थी और उसका विरोध किया है नक्सलियों ने। तो बिहार में सिर्फ नक्सली ही नहीं बल्कि आतंकवादी भी हैं। जी हां, बिहार के 2 आतंकवादियों को एनआईए तलाश कर रही है। एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर बिहार के 2 आतंकवादियों की पूरी जानकारी डाली है। दोनों आतंकवादियों की